नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने अपने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ अवलोकन की क्या अच्छाइयाँ हैं, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमने देखा। अब बच्चों किसी भी मेथड की जब हम मेरिट्स की बात करते हैं तो साथ साथ हमको उसकी डीमेरिट्स भी देखनी होती हैं। हर मेथड की कुछ सीमाएं होती हैं और कुछ उसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो हम आज क्या बात करने जा रहे हैं कि डीमेरिट्स या सीमाएं क्या होती हैं, दोष क्या होते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के या सहभागी अवलोकन के। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि फुल पार्टिसिपेशन है ना, वो पॉसिबल है या नहीं है। पूर्ण सहभागिता जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है या हम कह सकते हैं कि संभव नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कोई भी समुदाय में जब कोई भी व्यक्ति बाहर का आके रहता है तो वो पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करे, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। क्योंकि जिस बस्ती में वो जाकर रहेगा या जो भी लोगों के साथ वो इंटरैक्ट करेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी पूरी तरह से उनके जैसा बन जाएगा। वो ज़रूर कोशिश करेगा, बनेगा भी, मगर फिर भी पूर्ण सहभागिता जो है वो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट फिजिबल एंड पॉसिबल। नंबर 2 हम कह सकते हैं लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, वैश्विकता का अभाव। मतलब अध्ययन किए जाने वाले समूह में निवास करने के कारण अध्ययनकर्ता में समूह के प्रति आत्मीयता, सहयोग, ये वाली ना लगाव की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाता है, तटस्थ नहीं रह पाता है। और जब वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव या तटस्थ नहीं होगा तो उसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है चीज़ों को अध्ययन करने का या पढ़ने का, वो नहीं रह पाएगा। नंबर 3 हो गया, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा खर्च होता है। ये अत्यधिक खर्चीली प्रणाली है। सहभागी अवलोकन विधि जो है वो बहुत खर्चीली है क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है, और जब कोई भी चीज़ में समय लगेगा तो उसमें एक्सपेंसेस भी ज़्यादा लगेंगे। कोई भी और मेथड है ना, जैसे अनुसूची है, प्रश्नावली है, इन विधियों की तुलना में अवलोकन विधि द्वारा अध्ययन में खर्चा जो है वो अधिक होता है। उसके बाद एक तो खर्चीला हो गया, उसके बाद धीमे भी है ये। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, स्लो स्टडी, धीमा अध्ययन है। क्योंकि सहभागी अवलोकन में लोगों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना पड़ता है और इसमें अधिक समय लगता है। इसलिए इस पद्धति द्वारा अध्ययन धीमी गति से होता है। अतः ये तेज गति से अध्ययन करने एवं निष्कर्ष निकालने में असमर्थ होती है। क्योंकि धीरे धीरे जब कोई भी प्रोसेस चलता है तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उसके बाद है समूह के व्यवहार में परिवर्तन। कई बार अध्ययनकर्ता समूह में महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लेता है और वह स्वयं ही समूह के लोगों के व्यवहारों को प्रभावित करने लगता है ना। मान लीजिए आप किसी गांव में गए, वहां पर आप कुछ अध्ययन कर रहे हैं और वहां पर आपको मान लीजिए कुछ बना दिया जाता है ना, कुछ सरपंच बना दिया या कोई वहां का ही कोई आपको अधिकारी बना दिया, तो अब आप क्या होते हो, आप का जो ऑब्जर्वेशन का काम था ना वो तो हो जाता है साइड लाइन, और दूसरी चीज़ों में आप इन्वॉल्व होने लग जाते हो। उसके बाद सीमित क्षेत्र में अध्ययन। सीमित क्षेत्र में अध्ययन मतलब सहभागी अवलोकन की क्या एक कमी है कि इसके द्वारा एक सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन संभव होता है, क्योंकि इसमें समय और धन ज़्यादा लग रहा है
और सभी लोगों से संपर्क स्थापित कर सूचनाएं इकट्ठा करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो इस प्रकार इस विधि द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता। हम सोचें कि बहुत ही वास्ट हम उसका अध्ययन कर लें तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। साधारण तथ्य छूट जाना, ये एक इसकी लिमिटेशन होती है। सहभागी अवलोकनकर्ता बहुत लंबे समय तक समूह के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए वो कई घटनाओं को बहुत ही ऐसे समझता है ये तो कुछ नहीं है, छोटी मोटी बात है, साधारण समझ के छोड़ देता है। इसकी तुलना में एक अपरिचित अवलोकनकर्ता उन घटनाओं को नवीन और आकर्षक समझकर उनका अध्ययन करता है। फिर आखिरी में हम कह सकते हैं आलेखन की समस्या। जब अवलोकनकर्ता स्वयं ही समूह की गतिविधियों में भाग ले रहा है तो उसके सामने सूचनाओं को रिकॉर्ड करना, लेखबद्ध करने की समस्या पैदा होती है। अवलोकन के साथ साथ उसे लिखने से लोगों में उसके प्रति संदेह होता है। मान लीजिए मैं ऑब्जर्व भी कर रही हूँ और जिन लोगों को ऑब्जर्व कर रही हूँ उनके बारे में कुछ लिख भी रही हूँ, तो लोगों को शक होगा ना कि ये क्या कर रही हैं, हमारे साथ बातचीत कर रही हैं या हमारे बारे में कुछ सीक्रेट्स नोट डाउन कर रही हैं। तो ये कुछ एक आप कह सकते हैं कि लिमिटेशंस इस मेथड की हैं। अब हम आते हैं असहभागी अवलोकन पे। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये क्या होती है? जब अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति तटस्थ रूप से किसी भी तथ्यों का अध्ययन करता है तो उसे हम असहभागी अवलोकन कहते हैं। इस विधि में अध्ययनकर्ता समुदाय में जाके लंबे समय तक निवास नहीं करता है जैसा कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में करता था, और न ही उनकी गतिविधियों में ही भाग लेता है। वो सिर्फ एक अपरिचित और मौन दर्शक होता है। अब इस प्रकार के जो अध्ययन होते हैं उसमें स्वतंत्रता और निष्पक्षता इसकी ज़्यादा संभावना रहती है और लोगों को बिना सूचना दिए वह घटनाओं के समय उपस्थित होकर जो उसको जानकारी चाहिए वो जानकारी भी ले लेता है। जो कुछ देखता है उसको भी वो लिख लेता है और उसे कुछ क्रियाओं और गतिविधियों में तो समूह के लोगों के साथ रहना ही पड़ता है कई बार, मगर ज़्यादातर समय में वो बाहर से ही बैठ के ग्रुप से दूर रहकर ही वो चीज़ों को देखता समझता है। अब असहभागी अवलोकन की भी कुछ लाभ हैं। सबसे पहला तो है ऑब्जेक्टिविटी। जैसा कि हमने देखा कि असहभागी अवलोकन में अवलोकन करता समूह के साथ अपने को घुलाता मिलाता नहीं है, तो उसकी उपस्थिति से घटनाएं जो हैं वो प्रभावित नहीं होती, तो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहती है। अब जब ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहेगी तो रिलायबिलिटी भी रहेगी और ये जो विधि है ये कम पैसों में ख़त्म हो सकती है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। अब साथ ही इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता घटनाओं को अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, इसलिए उनकी मौलिकता नष्ट हो जाती है। कई विषय ऐसे हैं जिनकी जानकारी केवल सहभागी अवलोकन से ही प्राप्त की जा सकती है, जहाँ पर ये मेथड उपयुक्त नहीं होता है। असहभागी अवलोकन में कभी कभी और आकस्मिक रूप से घटने वाली घटनाओं का अध्ययन नहीं हो पाता। अचानक से यदि कुछ घट रहा है तो उसका अध्ययन इसमें नहीं हो पाता। फिर असहभागी अवलोकन में समूह के लोग
अध्ययनकर्ता को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और बहुत ही आर्टिफिशियली बिहेव भी करते हैं। और अंत में इसमें समस्या के बारे में केवल सतही ज्ञान प्राप्त हो पाता है, विस्तृत या गहन अध्ययन जो है वो नहीं हो पाता है। अब हम देखते हैं कि पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसमें किन किन बिंदुओं के आधार पे हम अंतर कर सकते हैं। एक तो सहभागिता के आधार पर, एक कितनी गहराई तक हम अध्ययन करते हैं वो फर्क हो जाता है। सत्यापन के आधार पर समय और धन दोनों में अलग अलग होता है, उसके आधार पे कुशलता के आधार पे कितने अच्छे से आप कर रहे हैं, और अंत में वस्तुनिष्ठता के आधार पर हम ये अध्ययन कर सकते हैं।